वह है भारत चीन संबंध वर्तमान के दौर में। प्रिय विद्यार्थियों, एक राष्ट्र के तौर पर भारत वर्तमान में अनेक चुनौतियों के सामना करना पड़ रहा है भारत को। एक और जहां हमारी जो अर्थनीति है, अर्थव्यवस्था है, उसमें सुस्ती छाई हुई है। कोरोना के फैलाव के कारण आम जीवन बुरी तरह से प्रभावित है और इन सब के बीच चीन ने हमारी सीमाओं को ललकारा। तो इस अध्याय में अपन ये देखेंगे कि जो आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें भारत के समक्ष चीन संबंधों को लेकर गहराती हुई जो चुनौतियां हैं वो क्या है और उसके बावजूद क्या हमारी सीमाएं सुरक्षित है और भारत सरकार द्वारा इस दिशा में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो एक तरफ कोरोना, दूसरी ओर सीमाओं पर झड़प, भारत की बाउंड्री का सुरक्षित नहीं होना, चीन के द्वारा देश की सीमा पर अत्यधिक तनाव को पैदा करना, जिससे सैन्य संघर्ष की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ गई। तो तीसरी ओर हमारी अर्थनीति बुरी तरह से प्रभावित हुई और जनजीवन में भारी संशय और भारी विक्षोभ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि एक और हम प्राकृतिक आपदा से लड़ रहे हैं, दूसरी ओर हमें सीमा पर लड़ना पड़ रहा है और तीसरी ओर जीवन चलाने के लिए, आजीविका के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो वर्तमान समय में भारत चीन सीमा पर और जो संबंध है भारत और चीन के बीच में, उसमें एक तनाव की स्थिति है और ज़बरदस्त तनाव की स्थिति है। गलवान की घाटी हो या फिर 8 फिगर का मामला हो, तो हाल ही में भारत और चीन के बीच जो तनाव हुए हैं उसमें मोटे रूप से अगर कारणों की चर्चा करें तो उसमें सीमाओं को लेकर विवाद, स्प्रिंग ऑफ वर्ल्स की नीति के कारण तनाव, भारत द्वारा BRI परियोजना का विरोध और भारत का RCEP समझौते में शामिल होने से इनकार करना, ये जो कारण है बड़े, जो भारत और चीन संबंधों में तनाव ला रहे हैं। आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं गलवान घाटी के संदर्भ में। तो गलवान जो घाटी और पेपोंग झील जो है, ये पहले अपन इस गलवान घाटी की बात करें तो चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसको PLA कहते हैं, इस घाटी में भारतीय इलाके के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा लिया और इस इलाके पर अपने दावों को मजबूत करने के लिए ढेर सारे सैन्य बल इकट्ठा करके वहाँ भेजा। इसके बाद पेपोंग झील के इलाके को, ये क्षेत्र फिगर 1 से लेकर 8 तक के नाम से जाना जाता है, जो कि भारतीय इलाका है और भारतीय सैन्य बल यहाँ पेट्रोलिंग करते हैं। किंतु चीनी सेना ने मई 2020 के महीने में फिगर 8 से आगे बढ़कर फिगर 4 तक आ गई और भारतीय सेना को आगे पेट्रोलिंग करने से रोक दिया। तत्पश्चात 6 जून को दोनों देशों के बीच कमांडरों की बैठक हुई, जिसमें भारतीय पक्ष द्वारा इस तरह की चीनी गतिविधियों का विरोध दर्ज कराया गया। इस बैठक में चीनी अधिकारियों ने भारतीय इलाके को खाली करने, भारतीय इलाके पर जो आगे बढ़ गए थे उसको खाली करने की बात कही। लेकिन कुछ ही दिन बाद 15 जून 2020 को भारतीय पक्ष के सैन्य बल की एक टुकड़ी ये देखने गई कि चीन ने अपने वादे के मुताबिक उन क्षेत्रों को खाली किया या नहीं। इसी दौरान दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हुई और झड़प के बाद से दोनों देशों में रिश्ते बेहद तल्ख हो चले और
चीन गलवान घाटी को अपने क्षेत्र बता रहा है, वहीं भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता न करने पर अडिग होने के कारण चीन और भारत के बीच संघर्ष हुआ और अधिकृत सूचना के अनुसार भारत के 20 सैनिक मारे गए, चीन के भी अनेक सैनिक मारे गए, बड़ी संख्या में हताहत भी हुए, लेकिन इसकी सूचना व्यापक रूप से मीडिया में प्रसारित नहीं की। जहां भारत और चीन के संबंधों में जो खटास है या जो विवाद है उसकी अगर बात करें तो भारत चीन संबंधों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे परंपरागत और तत्कालीन कारणों के खंड में बांटकर समझना उचित होगा। पहले अगर परंपरागत कारणों पर विचार करें तो हमें भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दोनों देशों के मध्य बने संबंधों की स्थिति समझने से बात शुरू करनी होगी। सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तब आशा की जा रही थी कि भारत और चीन संबंध इतने घनिष्ठ और सुदृढ़ होंगे कि दोनों देशों के लिए लाभप्रद स्थितियां उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों और साम्राज्यवाद के विरुद्ध दोनों के समान हितों को दृष्टिगत रखते हुए दोनों देशों के बीच अंतरंगता की दुहाई भी दी जाती रही और ये जाता रहा कि दोनों राष्ट्र आर्थिक अभाव से ग्रस्त विकास की जटिल चुनौतियों को जूझने को विवश थे। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भी सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा सकती थी। ऐसी स्थिति में द्विपक्षीय समझौतों में किसी तनाव या गतिरोध से बड़े आधारों को चिन्हित करना मुश्किल था। 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादी चीन की विधिवत स्थापना हुई। जिन देशों ने क्रांति के पश्चात साम्यवादी चीन को मान्यता दी उनमें भारत भी प्रमुख राष्ट्र था। भारत ने 30 दिसंबर 1949 को साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चीन के प्रतिनिधित्व का पूरा समर्थन किया। परिणाम स्वरूप अमेरिका और अन्य गैर साम्यवादी देश नाखुश हुए, परंतु भारत की यह नीति उनकी विदेश नीति के ठोस सिद्धांतों पर आधारित थी। दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने के लिए तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में चीन की ऐतिहासिक यात्रा की। इसी दौरान भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने तथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की बात पर सहमत हुए। सन 1956 में चीनी प्रधानमंत्री का सफल भारत दौरा संपन्न हुआ। यहाँ तक कि घटनाक्रम में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत और चीन बेहतर पड़ोसी होंगे, किंतु 4 वर्ष बाद यानी 1958 में स्थितियां बदल गई। इस वर्ष चीन की एक पत्रिका चाइना पिक्टोरियल में प्रकाशित चीन के मानचित्र उत्तर पूर्व के लगभग 36,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र को और उत्तर पश्चिम के लगभग 12,000 वर्ग मील प्रदेश को चीन के भाग में दर्शा दिए गए। ये एक प्रकार से मानचित्र अटैक जिसको कहा जाता है, इस प्रकार का हरकत थी। भारत चीन संबंधों में तनाव का प्रथम संकेत यहीं से माना जाता है। भारत ने इन मानचित्रों पर आपत्ति जताते हुए चीनी सरकार का ध्यान इस अनुचित प्रकाशन की ओर दिलवाया। इस पर चीन ने बहुत ही कूटनीतिक ढंग से सफाई देते हुए कहा कि ये मानचित्र तो पुरानी राष्ट्रवादी सरकार के मानचित्र थे और चीन को नया सर्वेक्षण कराने का अवसर प्राप्त नहीं मिला। तब तक ये चीन सरकार सर्वेक्षण नहीं करवा देती, तब तक चीन की सीमाओं का फेरबदल का कोई प्रयास नहीं करेगी। लेकिन ये आश्वासन निरर्थक सिद्ध हुआ और भारत चीन विवाद इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स यहाँ से प्रारंभ हो गया। कुछ ही दिन बाद 23 जनवरी 1959 को चाओ एन लाई
ने एक पत्र लिखकर पहली बार भारत के हजारों वर्ग मील प्रदेश पर अपना दावा प्रस्तुत किया। भारत का इस स्थिति में भौचक्का रह जाना स्वाभाविक था। इस पत्र में चीन के प्रधानमंत्री ने लिखा था कि भारत चीन सीमा की कभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं किया गया है और तथाकथित मैकमोहन रेखा को अवैध मानते हुए कहा कि यह तिब्बत क्षेत्र के विरुद्ध ब्रिटिश आक्रामक नीति की उपज थी। प्रश्न ये उठता है कि सीमा के प्रश्न को पहले क्यों नहीं उठाया गया। पहले अक्सर यह कहा जाता था कि अभी समय उपयुक्त नहीं है। भारत ने न केवल इस बात पर अचंभा हुआ कि चीन भारत के कई हिस्सों को अपना बता रहा था, बल्कि इसलिए भी आश्चर्यचकित होना था कि सन 1959 के प्रारंभ में अचानक ऐसे दावों के लिए किस प्रकार तैयार हो गया। इसका कारण भी स्पष्ट था। उस समय तक चीन ने तिब्बत का भलीभांति अपने में एकीकरण कर लिया था। चीन के सैनिकों को भारतीय सीमा के पास नियुक्त कर दिया गया था और अक्साई चीनी क्षेत्र जो 1100 मील लंबी सड़क का निर्माण कर लिया गया। अतः अब चीन को इस प्रकार की दावेदारी उचित लग रही थी। सितंबर 1959 को औपचारिक रूप से भारत ने लगभग 50,000 वर्ग मील क्षेत्र पर चीन के प्रधानमंत्री के द्वारा अपना दावा प्रस्तुत किया गया। अक्टूबर 1959 में चीनी सेनाओं ने भारत के 9 जवानों की सीमा पार करके हत्या कर दी और 10 को बंदी बना लिया। ये सब कुछ कोंकालॉस दर्रे के निकट हुआ। लगभग 50 मील भारतीय सीमा के भीतर घुसकर ऐसा किया गया। इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि यह सब सोची समझी रणनीति का परिणाम था। भारत ने यह प्रस्ताव किया कि यदि चीन भी अपने सुरक्षा बलों को उस रेखा के उत्तर में स्थानांतरित कर दे जिसे भारतीय मानचित्र में भारतीय सीमा दर्शाया गया है, तो भारत अपनी सुरक्षा सेनाओं को उस रेखा के दक्षिण की ओर हटा लेगा जिसको चीन अपनी सीमा रेखा कहता है। ऐसा कहने से भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के सामने से हट जाती और इस प्रकार सीमा पर शांति बनी रहती। सीमा पर भविष्य में सशस्त्र संघर्ष रोकने ने भारत के इस प्रस्ताव को चीन ने ठुकरा दिया। इसी बीच भारत और चीन की जनता जो है उसमें रोष बढ़ता गया, असंतोष की भावनाएं बढ़ती गई। ऐसे में भारत सरकार ने चीन के प्रति अपनी नीति में परिवर्तित करके यह निश्चय किया कि भारत अपनी सीमा रेखा तक प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेगा। साथ ही साथ सन 1961 के अंत तक भारतीय सेना द्वारा 50 चौकियां स्थापित कर ली गई। इस कार्य से चीन की प्रतिक्रिया निश्चित थी, अतः उसने भारत के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का निर्णय किया और जिसका परिणाम ये हुआ कि 1962 में भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ और तिब्बत को चीन में मिला लिया गया था। दलाई लामा पलायन करके भारत आ गए। पाकिस्तान चीनी मैत्री हो चुकी थी। ताइवान के संबंध में किसी तरह की चीनी कार्रवाई नहीं हो रही थी और चीन ने 25,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पर अवैध अधिकार कर लिया। कुल मिलाकर सितंबर 1962 तक भारत पर चीनी आक्रमण की मंशा स्पष्ट थी और ऐसा चीन ने किया भी। सन 1967 में चीनी सैन्य बल द्वारा नाथुला दर्रा पर कब्जे की कोशिश की गई, किंतु ये कोशिश भारतीय सैनिक बलों ने जो है वो नाकाम कर दी। चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया और इस प्रकार समय समय पर भारत और चीन के मध्य जो है संबंध जो है वो तनावपूर्ण बने रहे। कुल मिलाकर 1962 से लेकर 1980 तक भारत और चीन के रिश्ते बेहद तल्खपूर्ण बने रहे। इसी दौरान चीन और पाकिस्तान की आपसी मित्रता बढ़ती गई, जो कि भारत को घेरने की एक रणनीति का हिस्सा थी। किंतु 1980 के बाद
भूमंडलीकरण के दौर में भारत और चीन दोनों को ये समझ में आ गया कि जनसंख्या के मामले में दुनिया के दो शीर्ष देश, जो कि दुनिया के दो बड़े बाजार भी हैं, एक दूसरे के संबंधों को स्थायी तौर पर तोड़कर नहीं रख सकते। तत्पश्चात दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी कि सीमा विवाद के इतर आर्थिक और सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में रिश्ते बेहतरीन बनाने के प्रयास करेंगे। साथ ही सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की सहमति बनने के बाद दोनों देशों के बीच आर्थिक व सामाजिक रिश्ते तेजी से आगे बढ़े। सीमा विवाद के समाधान हेतु भी दोनों देशों द्वारा सीमा वार्ता हेतु आयोग का गठन किया गया और सीमा विवाद के समाधान तलाशने की लगातार बैठकें चली। दोनों देशों के मध्य इस तरह के समझौते भी हुए कि यदि सीमा पर दोनों पक्षों के बीच सैन्य बलों के बीच किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो कोई भी पक्ष हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। इन्हीं सहमतियों और समझौतों के भरोसे भारत और चीन के रिश्तों की गाड़ी आगे बढ़ती रही। बीच बीच में जब सीमा पर कोई तनाव उत्पन्न भी हुआ तो बातचीत के मामले के द्वारा हल खोजने का प्रयास किया गया और हल खोजे भी गए। भारत चीन के मध्य परंपरागत विवाद की श्रेणी में सीमा विवाद के अलावा एक दूसरा मामला चीन द्वारा अपनाई गई स्प्रिंग ऑफ पीस की नीति रही। गौरतलब है कि 21वीं शताब्दी में चीन ने स्प्रिंग ऑफ पीस के द्वारा भारत के सुरक्षा मापदंडों की अवहेलना करते हुए भारत को घेरने की रणनीति अपनाई। वस्तुतः स्प्रिंग ऑफ पीस यानी मोतियों की माला विदेशी बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक अपनी पहुंच बढ़ाकर विशिष्ट कूटनीतिक संबंधों का विकास कर दक्षिणी चीनी सागर में मलका जल मध्य डमरू हिंद महासागर होते हुए विशेषकर म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, पाकिस्तान जैसे देशों को शामिल करते हुए अरब की खाड़ी तक विस्तृत सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के द्वारा भू राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने में चीन की एक सामरिक रणनीति है और ये भारत को चारों तरफ से, जिसको कहा जा सकता है, घेरने की पॉलिसी है। और इसी पॉलिसी के दरमियान चीन निरंतर भारत को घेरने का प्रयास करता रहा है। अब प्रश्न यह है कि चीन की इस कायरस्तानी में भारत किस प्रकार से निपट सकता है, भारत किस प्रकार से अपनी नीति निर्माण कर सकता है। तो भारत चीन संबंधों को बेहतरीन बनाने के लिए भारत को चाहिए कि भारत चीन की तरह विनिर्माण का हब बनाए। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत अपनी भागीदारी को बढ़ाए। चीन से सटे हुए सीमा पर जो आधारभूत ढांचा है उसको भारत विकसित करें। सामरिक मोर्चे पर पूरी दुनिया में चीन को अलग थलग करने की भारत कोशिश करें और सैन्य मोर्चे पर भारत को बेहतरीन तैयारी के साथ और अच्छे प्रदर्शन की आवश्यकता है ताकि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सके और चीन जैसे जो ड्रैगन है उसको करारा जवाब दे सके। और ऐसा भारत सरकार ने किया भी है और इससे भारत चीन संबंधों में सुधार आने की संभावना है। इसके साथ भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारत को कठोर निर्णय और स्पष्ट नीति पर चलना होगा। तभी भारत और चीन संबंधों में जो है वो निर्णायक मोड़ आएगा।